नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग। मैं हूं राम जी यादव। आज हमारे इतिहास का एक महान दिन है और आज हम उस त्रयी में से एक महान व्यक्तित्व को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में, जिन्होंने 20वीं शताब्दी में आज़ादी मिलने के 2 दशक बाद जिनके संघर्षों की शुरुआत जो है चरम पर पहुंचती है, और उन लोगों ने वंचितों को, शोषितों को, सर्वहाराओं को अपना अधिकार दिलाने के लिए पूरा जीवन ही होम कर दिया। हम बात कर रहे हैं बाबू जगदेव प्रसाद, जिनकी की आज जयंती है, और उनके साथ राजनीतिक तौर पर कदम से कदम मिलाकर चलने वाले और बेहतर भारत का सपना देखने वाले, बहुजनों, अर्जकों और सर्वहाराओं और पिछड़ों की राजनीति और उनके हक हकूक की लड़ाई लड़ने वाले महामना रामस्वरूप वर्मा, पेरिया ललई सिंह यादव, माननीय आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जैसे महान चरित्रों के बीच में जब हम याद करते हैं बाबू जगदेव प्रसाद को, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल इस बात का आता है, जब हम देखते हैं कि चारों तरफ जो सामाजिक न्याय की राजनीति है वो काफी धूसरित हो गई है। उसमें बहुत सारे ऐसे चरित्रों ने समय समय पर कुछ काफी उसको धूमिल कर दिया, और उनके सवाल इतने भोथरे हो गए हैं कि अब वो लड़ाइयाँ वो उस संदर्भ से बहुत अलग भी हो गई हैं। तमाम सारे लोग हैं अभी राजनीति में जो उस परंपरा के अगुवाई कर रहे हैं। आज हम इस विषय पर बाबू जगदेव प्रसाद को याद करने के लिए युवा राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक चिंतक, लेखक और पत्रकार हमारे साथी हैं जयंत जिज्ञासु। और जयंत जिज्ञासु बिहार की राजनीति में उस महत्ता को अच्छी तरह जानते हैं जो बाबू जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव या ऐसे तमाम सारे जो बहुजन नायक हैं, उनके जीवन और उनकी महत्ता को अच्छी तरह समझते हैं। मैं चाहूंगा कि बातचीत की शुरुआत जयंत करें, और सुनील यादव हमारे साथ हैं, साथी हमारे युवा राजनीतिक विश्लेषक, आलोचक। मैं चाहूंगा कि वे भी बीच में इसमें शामिल हों और वे भी बात रखें। तो सबसे पहले मैं जयंत जिज्ञासु से ही अपने किससे निवेदन करता हूं कि वे अपनी बात की शुरुआत करें। जयंत जिज्ञासु। जयंत। हाँ, शुरू कीजिए। नमस्ते। शुक्रिया। जगदेव बाबू जिस एक रंगी वर्चस्व या कहें सामंती ठसक वाले इलाके से आते थे, वहां जन्म का दर्द भी उनकी राजनीति की पूरी पृष्ठभूमि तैयार करने में एक भूमिका निभा रहा था, और बहुत स्पष्टता के साथ उन्होंने भारतीय समाज को समझा, और कदम कदम पर जो दोहरापन नजर आता था उसको कायदे से एक्सपोज भी किया। और इसकी शुरुआत छात्र जीवन से ही उन्होंने की। जैसे एक जगह जिनका बड़ा योगदान रहा है और लैंड रिफॉर्म की बात आती है तो उनका नाम बहुत अकीदत के साथ लिया जाता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। उन्होंने एक जगह कहा, इस देश में सैकड़ों अम्बेडकर पैदा हो जाएं तो भी ये जो हजारों वर्षों की गैर बराबरी है, ये भूमि सुधार, ये संभव नहीं हो सकता। और वहीं पर जगदेव प्रसाद ने प्रतिकार किया। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, और वो उसमें फिर बहुत कहें कि धक्का मुक्की मारपीट की भी नौबत आई कि भले वो अकेले क्यों ना हो, जो चीज उनको ठीक लगती थी उसके लिए स्टैंड लेना
आरंभ से उन्होंने किया, और इसीलिए एक कार्य योजना बनाकर किसी भी लड़ाई की परिणति क्या होगी, उसमें कितनी ऊर्जा डाली जानी आवश्यक है, सब बहुत साइंटिफिक तरीके से चीजों को एनालाइज करते थे और फिर उस महाज पर डट जाते थे। इसीलिए वो कहते थे कि मैं अगले 100 वर्षों की लड़ाई की शुरुआत कर रहा हूं। इसमें पहली पीढ़ी जो है उसके लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। और अक्षरशः हम वही देख रहे हैं कि जगदेव प्रसाद ने जो कहा कि शोषण के 2-3 औजार हैं, उसमें एक तो ये संपत्ति बेतहाशा बढ़ती हुई शोषकों की, दूसरी नौकरशाही जिसमें न्यायिक व्यवस्था भी, और तीसरी शोषित समाज के पिछलग्गू गुलाम। ये तीनों मिलकर इस संघर्ष की धारा को कुंद करने में तुले हुए रहते हैं। और इन सब से बचाव के लिए लोगों की चेतना को झंझोड़ने का काम जितना जगदेव प्रसाद ने किया इस देश में, वैसा कम लोग कर पाए। लोहिया की वाणी में ओज था, प्रखरता थी, तीक्ष्णता थी, कई जगह कड़वाहट के स्तर पर भी उनकी बातें आपको महसूस हो सकती हैं। उसी श्रेणी में जगदेव प्रसाद भी रखे जा सकते हैं। और हमेशा शोषकों और शोषितों के बीच जो वाजिब वर्ग संघर्ष हो सकता है, उसकी बुनियाद डालने और फिर उसको कायदे से आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। और वो कहते थे कि लेनिन और मार्क्स भी अगर भारत में होते तो शोषकों और शोषितों की कैटेगरी में कौन कौन लोग फॉल करेंगे, इसकी बड़ी बारीक सीमा रेखा वो तय करते। शोषित कौन है इस देश में? लैंडलेस लोग, जो जाति व्यवस्था की मार झेलने वाले, दोहरी मार झेलने वाले लोग हैं, वो जिनको कदम कदम पर तिरस्कृत होना पड़ता है इस व्यवस्था के द्वारा, वो महिलाएं हैं। लेकिन उन्होंने जो आपने इस बातचीत की शुरुआत में ही कहा कि महिलाओं में भी जो शोषित होंगी, उनकी स्पष्ट समझ समाज और सियासत के आगे वो रख रहे थे। और ये उन वर्गों को रास नहीं आता था जिनके प्रिविलेज को वो चैलेंज करते थे। इसलिए मैं समझता हूं कि आज की तारीख में भी जगदेव प्रसाद के विचारों को वर्तमान समय की चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में कसने, देखने और उस पर काम करने की आवश्यकता है। यही वजह है कि वो अक्सर कहते थे कि इस समन्वय से शोषकों का हित सधता है और संघर्ष से शोषितों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। और इस संघर्ष को बहुत तेज करना चाहते थे और ये बाकायदा उन्होंने किया भी। इसके लिए वैचारिक लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई, सांस्कृतिक लड़ाई, तीनों एक साथ जंग जहाद की शक्ल में वो छेड़े हुए थे। और जनता को जागरूक करने के लिए शोषित नामक पत्रिका निकालते थे। अर्जक साप्ताहिक लखनऊ से निकलता था। रामस्वरूप वर्मा और बाबू जगदेव का जो मणिकांचन योग था, उसने उस लोहिया के सामने भी सवाल खड़े करने की सलाहियत और सीधी रीढ़ वाली शख्सियत को सामने रखा, जिसमें संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, महज नारा बनकर न रह जाए। इस सवाल को उन्होंने 67 की जो संवित सरकार थी बिहार में, उसके संदर्भ में उठाया और कहा कि ये कैसी सरकार है जिसमें एक भी दलित, एक भी आदिवासी मंत्री नहीं है।
6 जो संसोपा के कोटे के मंत्री हैं उसमें भी 3 ऊंची जाति के लोग। तो ये 60% की नुमाइंदगी का सिद्धांत वाक्य जो है लोहिया का, उसका क्या हुआ? तो इस तरह की समझ के साथ बाबू जगदेव इस समाज को उद्वेलित करते रहे, लिखते बोलते रहे, और जीवन के हर क्षेत्र में 90% उपेक्षित वर्ग जो है इस देश का, उसको शासन सत्ता में बिठाने के लिए जद्दोजहद करते रहे। मैं समझता हूं कि जगदेव प्रसाद की लड़ाई अभी अधूरी है। वो पहली पीढ़ी के लोग थे जो संघर्ष करते हुए मारे गए। दूसरी पीढ़ी में लालू प्रसाद और छगन भुजबल जैसे लोग हैं जो जेल में इस हुकूमत द्वारा सड़ा दिए गए। और तीसरी पीढ़ी के लोग जो आज आपको दिखाई पड़ रहे हैं अलग अलग सूबों में, वो राज करने के लिए, शासन सत्ता में आने के लिए, समाज की शक्ल सूरत बदलने के लिए आज प्रयासरत हैं। जरूरत बस इस बात की है कि हम लोग थोड़ा वैचारिक विपन्नता के दौर से भी खुद को निकाल सकें और समझौतावादी सियासत से बचते हुए दूरगामी राजनीति को थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाए, नेशनल इमेजिनेशन के साथ कुछ आगे बढ़ सकें, तो ये जगदेव बाबू को सही मायने में एक भावांजलि होगी। शुक्रिया। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे मन में एक सवाल बार बार उठता है कि जब सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा उबाल देश में पैदा हुआ, तो उसके साथ एक बड़ी परिघटना यह हुई कि तमाम सारे जो छात्र हैं, वंचित समाज के, सर्वहारा समाज के, पिछड़े, दलित और आदिवासी और बहुत अल्पसंख्यक सारे समाजों के लोग जो है शिक्षा संस्थानों में गए, और उन्होंने, मैंने देखा कि एक नए तरीके से उन्होंने अपने नायकों को खोजा। जब उनको संघर्ष करना पड़ा, जब उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, जब उनको छात्र संघों में अपनी अधिकारिता जताने की बात आई, तब उन्होंने बिरसा मुंडा से लेके जगदेव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा और कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद, सब लोगों को उन्होंने वो किया। रूमानियत यहाँ तक पहुंची कि अब शादियों के जब कार्ड छपते हैं तो उसमें भी इस तरह के तमाम सारे नायकों की एक फेहरिस्त होती है, उनकी तस्वीरें होती हैं, और एक बहुत अच्छा वैचारिक जो वो लगता है कि एक समझ विकसित हुई है। लोगों ने उन तमाम सारे नकली देवताओं को उखाड़ फेंक दिया है, उनको अपने जीवन से निकाल दिया है, और अपने नए नायकों को, जिनसे जो उनके पूर्वज हैं, आदरणीय पूर्वज हैं, जिन्होंने उनके संघर्षों को एक धार दी और एक परंपरा विकसित की, उनको मान रहे हैं। लेकिन उसी तरीके से उन सारे लोगों का राजनीतिक जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है। जैसे बहुत सारे लोग जो है निकलते हैं और जाते हैं राजनीति में, उन ऐसे लोगों को बहुत महत्व नहीं दिया जाता। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार खासतौर से मैं देख रहा हूँ कि राजनीतिक तौर पर बहुत जाइंट लोग जो है, बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, उनकी जगह नहीं है। ऐसा क्यों है कि उस जमीन पर जो है वे लोग निकले, उन्होंने अपनी राह बनाई, लेकिन जो अभी राजनीति है, जो उनकी परंपरा की ही राजनीति है, वो उनको जगह क्यों नहीं दे पा रही इस तरीके से? जयंत, आपसे ही सवाल है मेरा। हाँ, मुझे लगा सुनील भाई इसका बेहतर उत्तर दे सुनील पाएंगे। से सवाल करूंगा मैं। देखिए, 2 बातें मुझे समझ में आ रही हैं। जिस पब्लिक स्फेयर में या अकादमिक क्षेत्र में, डेमोक्रेटिक स्पेसेस में आप इस तरह की डेवलपमेंट या एक तरह का फेनोमेनन आप देख रहे हैं, और यह आपको पुलकित करता है, रोमांचित करता है, और लगता है कि हमारे दौर में थोड़ी झिझक के साथ ये बातें हो रही थी, और अभी जो एक तरह का वातावरण है उसमें बहुत शिद्दत से लोग इस तरह से कर रहे हैं। और रोमानियत तो थोड़ी सी जिंदगी में होनी ही चाहिए, वैचारिक स्तर पर भी।
पैशन के साथ। हमारे यहाँ चंद्रशेखर जो छात्र संघ के अध्यक्ष थे, वो 3 लफ्ज का इस्तेमाल करते थे, पॉलिटिक्स, पोएट्री एंड पैशन। और इससे गाइडेड उनकी पर्सनैलिटी जो थी, उसका एक्सप्रेशन आप देखते थे जगह जगह। जिस धारा की राजनीति के एक तरह से लीडिंग फिगर बाबू जगदेव थे, और जिनकी कुर्बानी के बाद हमारे नुमाइंदे, नीति नियंता, नेता के लिए एक तरह से बहुत अनुकूल माहौल मिला, उन लोगों में ही यह दोष हो कि वो बाकी लोगों के लिए वह राह प्रशस्त नहीं कर पा रहे हैं, यह भी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। एक उदाहरण जैसे मैं आपके सामने दूं, अभी की पीढ़ी जो पिछड़े दलित आदिवासी पसमानदा समाज की है, जो इन परिसरों में दाखिल हुई है और जिनसे समाज को भी उम्मीदें हैं, साथ ही साथ जो लोग उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, उनके प्रोफेसर्स की भी एक्सपेक्टेशंस उनसे होती है कि वो कोई सब स्टैंडर्ड काम नहीं सबमिट करें। सीताराम येचुरी के गाइड ने हाथ जोड़ लिया उनके सामने कि देखो ऐसा है कि अगर पीएचडी वीएचडी करनी है तो थोड़ा सीरियसनेस के साथ आपको टाइम डिवोट करना होगा उसमें, और नहीं तो जो कर रहे हो वो बेहतर कर रहे हो, मेरी शुभकामनाएं है, फिर वही करो। उनकी दुविधा समाप्त हो गई, उन्होंने राजनीति को चुन लिया। उनको डॉक्टर सीताराम येचुरी होने का जो लोभ हो सकता था, उसको उस लोभ को बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यह इस लोभ से शायद जैन जिज्ञासु नहीं बच पाया, उसका परिवार नहीं बच पाया, उसके सुनील भाई जैसे शुभचिंतक भी नहीं बच पाए, और भी कई तरह के वेल विशर जिनका ये मानना है कि नहीं भाई, बड़ी मुश्किल से यह मौका मिला है तो उसको भी कर लेना चाहिए। और बकौल उर्मिलेश जी, तारीख देखकर कभी दुनिया में क्रांति नहीं हुई है कि जैन जिज्ञासु के लिए समाज और यह सियासत बैठा रहेगा, किस जनाब की पीएचडी सबमिट होगी, उसके बाद समाज में बदलाव की रफ्तार को थोड़ा और ये आगे बढ़ाएं। ऐसा होता नहीं। तो ये तो तय करना पड़ता है। राजनीति करने के लिए कोई पीएचडी की बाध्यता तो है नहीं, और राजनीति किसी का इंतजार भी नहीं करती। तो एक तो मुझे ये दिखाई पड़ता है कि त्याग की जो भावना है, जेपी के आह्वान पर लोग इम्तिहान छोड़ देते थे। उन लोगों का भी तो कोई फ्यूचर होगा, वो लोग भी तो आपके हमारे जैसे समाज से ही, परिवार से निकल के आए होंगे। अरे शरद यादव भी एमटेक कर लेते, पीएचडी कर लेते, वो तो टॉपर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, छोड़ दिया। एक बार दादा धर्माधिकारी ने नाम सुझा दिया जेपी को, जेल से चुनाव लड़ गए। लालू प्रसाद जी ने नौकरी छोड़ दी, एक जो नौकरी थी, फिर वापस लॉ में एडमिशन लिया, फिर। तो ये साहस इतने बड़े परिवर्तन के दौर के बावजूद हमारी पीढ़ी कई बार नहीं दिखा पाई। एक ये कारण मैं देखता हूं जिसके चलते नहीं हो रहा है। सब कुछ छोड़ छाड़ के आप चले जाइए, 5 साल 7 साल समाज में काम कीजिए, कैसे नहीं आपके लिए मौके बनेंगे। दूसरी बात जो आप कह रहे थे, वो ज्यादा गंभीर बात है, वो यह कि हमारी पूरी की पूरी पॉलिटी ही कुछ इस तरह की हो गई है कि उसमें किसी एक दल की बात नहीं, और सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं, पूरे वैश्विक स्तर पर जो पूंजी का दबाव है, वो आदर्शवादी बातें करने से ही उस चुनौती से पार नहीं पाया जा सकता। इस पर बिल्कुल गंभीरता से सोचने की जरूरत है, सोशल जस्टिस की पार्टियों को खास करके। अगर एक पार्टी कैपिटलिस्ट की है, उसकी उसकी हिमायत करने वाले लोग धनपशु हैं इस देश के, जिनके फेवर में ही सारी नीतियां पार्लियामेंट में बन रही हैं, तो आपका क्या दायित्व हो कि आपकी राजनीति कम से कम समाजवादी पैटर्न पर हो, वो मैनेजमेंट की शैली वाली सियासत नहीं हो। और ये जिस रोज तय कर लेंगे सियासी दलों के सदर, उस दिन बहुत कुछ ठीक हो जा सकता है। फिर मैं कहूंगा कि इस तरह की आवारा पूंजी से संचालित पार्टियों से बेहतर स्थिति में ये सामाजिक न्याय के दल हैं बहुत हद तक।
यहाँ कम से कम आपको कुछ एक उदाहरण ऐसे मिल जाते हैं जिनको कहीं मौके नहीं मिल सकते थे। लेकिन ये एक्सेप्शन नहीं हो, इस तरह की मिसालें भरपूर दी जा सकें, उस दिशा में लौटाने के लिए। और मेरा दृढ़ मत है, मैं बहुत बहुत दिल से आपसे ये कह रहा हूं और बहुत कन्विक्शन के साथ, कि आगामी 10-15 वर्षों में आप देखेंगे कि इसी देश की जनता इस तरह की हरकतों से चटेगी, ऊब रही है। और उसकी अभिव्यक्ति आपको बहुत ही मजबूती से आपको देखने को मिलेगी, और कई बार तो अप्रिय तरीके से आपको देखने को मिलेगी। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, ये किसी को ठीक नहीं लग रहा है। अरे चुनाव महंगा हो गया है तो धन पशु चुनाव लड़ेंगे क्या? तो फिर आप में और उसमें क्या अंतर रह गया है? आपकी सियासत में ये दमखम क्यों नहीं है कि जनता ऐसे कन्विंस, और अगर जनता नहीं हो रही है तो इस जनता को तैयार करना किसका काम है? जगदेव बाबू जब ये कह रहे थे कि भाई हम जो है 90 का जो है शासन उसको कायम करना चाहते हैं, तो उनको उस 90 के विल पावर पर भरोसा था, उस 90 के दर्द पर भरोसा था, और उसको अभिव्यक्त करने वाला एक मजबूत, मजबूत का मतलब मैस्कुलिन नहीं, 56 इंच नहीं, मजबूत का मतलब जो आर्टिकुलेट है, जो वोकल है, जिसको इस देश की समझ है, जिसके अंदर एक राष्ट्रीय कल्पना है, जो जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्वोत्तर तक इस देश की तहजीब को समझता है। मुख्तलिफ तहजीब के लोग हैं, लेकिन उनमें आपस में इख्तलाफ नहीं है, मुख्तलिफ होते हुए भी। ये यूनिक बात है। जिसने इस सूत्र को पकड़ा है, जनता उसके साथ चली है, चाहे वो गांधी हो, चाहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो, चाहे डॉक्टर लोहिया हो। लोहिया की सभाओं में कितनी भीड़ होती थी, वो तो चौपाल लगाते थे, चौकी बिछा के भाषण करते थे, 2000 भी नहीं, लेकिन वही चीजें परकुलेट होती थी मास तक। तो इसलिए इसी घनघोर घटाटोप में भी हमको लगता है कि जगदेव प्रसाद की सियासत जिंदा है, और अगर अगर कहीं पर आपको मृतप्राय लग रही है तो उसको फिर से जिंदा करने की एक छटपटाहट और बेचैनी भी बढ़ रही है लोगों में। मुझे लगता है वहां से कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। और हमको तो अब ये लग रहा है रामजी यादव जी, कि अब लोग इस तरह से भी सोच रहे हैं कि सिर्फ संसद और विधानसभा में पहुंच जाना ही सियासत नहीं है। यह जो लोभ है ना, यह लोभ ही हमसे तमाम तरह के कुकर्म, तमाम तरह के समझौते, हमारी रीढ़ विहीनता की स्थिति, ये सब पैदा कर रही है। जिस रोज ये लग जाएगा कि भाई हर हाल में जनता पर आपको भरोसा है और अपनी सदाकत पर यकीन है, तो आप हर तरह से अपने आप को तैयार करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। अरे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप हारेंगे, लेकिन एक समय आएगा कि सिर्फ लेजिस्लेटर नहीं, इस समाज को, देश को लीडर भी मिल जाएगा। वहां की जनता आपको स्वीकार करेगी। इसलिए जनता को कोसना सबसे निकृष्टतम मैं समझता हूं कि समझदारी होगी। जी शुक्रिया। लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं, अब जैसे आप देखिए पिछले 20 वर्षों का परिदृश्य देखिए, तो जनता के साथ जो ताल्लुक है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो पूंजी के भरोसे कारपोरेट के जो है उसमें गोद में खेलने वाले तमाम सारी पार्टियां हों, चाहे हाशिए के समाजों की नुमाइंदगी करने वाले और छोटे छोटे पूंजीपतियों के सहारे, दुकानदारों और पेटी बुर्जुआ के सहारे अपने अपने अस्तित्व को आगे बढ़ाने, बचाने और आगे ले जाने वाले लोग हों, उनका संवाद जनता के साथ अब इस तरह का नहीं है जैसे ट्रेड यूनियन के दौर में हुआ करता था। जैसे तमाम सारे विंग होते थे, अभी तो मैं देख रहा हूं कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसका अपना कुछ 10-20 इस तरह का विंग हो, कि कोई मजदूर विंग है, अपने ट्रेड यूनियन है किसी के पास प्रबुद्ध जो है, इस तरह ये सारा कुछ लोकप्रियतावाद का इतना ज्यादा शिकार हो गया है कि किसी को कहाँ किसको एडजस्ट करना है, वो एक विंग बना दो और उनको वहां बिठा दो, लेकिन वे वही बोलेंगे जो हम चाहेंगे। ये जो केंद्रीय जनवाद जो उनका है, ये बहुत खतरनाक है। और दूसरी चीज ये कि तमाम सारे एवेन्यूज अब गायब हैं। जैसे मजदूरों का इस देश में पिछले 3 वर्षों में जो हमने परिदृश्य देखा, पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि जिन लोगों ने इस पूरी अर्थव्यवस्था को बनाया, वो किस तरीके से लाचार और निरीह सड़कों पर छोड़ ही नहीं दिए गए, बल्कि उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, वो पैदल गए, कितने लोग मर गए। ऐसे
अब इसको लेकर देखिए पूरी की पूरी, चाहे चाहे मैं ये कह रहा हूं, सीधे सीधे कहूं कि लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और मैंने कांग्रेस हो, चाहे किसी का कोई एजेंडा इस तरह से दिखाई नहीं पड़ रहा है। बेरोजगारी एक ऐसा नारा है जो बड़ा सुपरस्टिशियस किस्म का है कि बेरोजगारी है, इतना हम रोजगार देंगे, लेकिन औद्योगिक नीति को लेकर किसी का स्पष्ट वो रवैया नहीं है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो, जिन आदर्शों की तरफ हम, जनता के ऊपर आदर्श की बात करते हैं, जनता की तरफ जब हम जाने की कोशिश करते हैं तो कुछ आदर्शों को हम अपने सिर पर लाद लेते हैं। लेकिन मैं सुनील से सवाल करना चाहता हूं कि क्या आने वाले समय में, जिस तरह से जयंत कह रहे हैं कि मैंने जनता के ऊपर भरोसा करना चाहिए, पूर्वजों ने किया, हमको उनसे सीख मिली, तो क्या अभी की राजनीतिक जो स्थिति है उसमें लगता है कि जनता के साथ संवाद है उन लोगों का जो अपने से अपनी राजनीतिक जमीन बना रहे हैं और जो पहले से कोई राजनीतिक दल लीड कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? जी, सबसे पहले तो जगदेव जी को नमन, और जो है कि एक अच्छी बात हो रही है, एक अच्छी बात है। मुझे जो है कि शुरू करेंगे इसी से कि 90 और 10 के नारे के साथ जगदेव बाबू के विचारों का जिस तरीके से प्रसार होता है, आज के संदर्भ में अगर उसको जोड़कर हम देखें तो आपके सवाल का जवाब उसी में छिपा हुआ है कि पूंजीवाद और मनुवाद का जो गठजोड़ है आज के ज़माने में, आज लड़ाई जो है कि सिर्फ़ आप सपाट तरीके से जिसको कहें कि 90 और 10 की लड़ाई है, ऐसी कुछ लड़ाई रही नहीं। ये लड़ाई कई स्तरों पर है, और जगदेव बाबू के विस्तार, अगर बातों को विस्तार करके आप देखें तो उनके नारे का आज विस्तार हो चुका है। ये लड़ाई कहीं न कहीं इस मनुवाद ने पूंजीवाद से या पूंजीपतियों से ऐसा गठजोड़ कर लिया है, और उस गठजोड़ से एक ऐसा सत्ता का मजबूत किला निर्मित हुआ है कि उसे बेधने के लिए तमाम सोशलिस्ट दल या समाजवादी पार्टियां भी तमाम समझौते कर रही हैं, और उनको करना पड़ेगा अगर राजनीति में बने रहना है तो। आप बाहर से जब देखते हैं, पार्टी राजनीति के बाहर से जब आप देखते हैं, तो लगता है कि क्यों नहीं ये पार्टियां जगदेव बाबू के विचारों को हूबहू फॉलो कर रही है, या क्यों न। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर अगर पॉलिटिक्स की आप बात करें तो ये संभव ही नहीं है कि ये चीजें मतलब कि हो पाए। इसका रीजन सिर्फ ये है कि जो है कि एक इतना बड़ा पूंजीवाद से गठबंधन करके जो सत्ता जो सामने आपके है, उससे लड़ने के लिए आपको कहीं न कहीं तमाम तरीके के समझौते करने पड़ रहे हैं। उसके भीतर एक देखिए कि जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया कि मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। जो दूसरी लाइन थी, पुनर्जन्म और भाग्यवाद इनमें जन्मा ब्राह्मणवाद। इसके बाद जो है कि धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। सवाल इस चीज का है ना कि धन धरती और इसमें 90 भाग हमारा है जो बात है। सवाल ये है कि केवल 2% या 3% लोगों के पास 70% संपत्ति भारत की है। ठीक है, वो 10 की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वो जो जिस तरीके से कॉर्पोरेट के साथ गठजोड़ है मनुवाद का यानी ब्राह्मणवाद का, कि सत्ता संरचना से लेकर के आप शिक्षण संस्थानों को ले लीजिए, चाहे न्यायपालिका को ले लीजिए, वहां एक वर्ग का वर्चस्व है। वो चाहे किसी भी पार्टी की सत्ता रही हो, वो वर्चस्व बना है आजादी के बाद से, और वो बना हुआ है। वो गठजोड़ नहीं तोड़ पाया क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, यानी उस ब्राह्मणवादी ताकतों ने बहुत अच्छे तरीके से इस देश के पूंजीपति वर्ग को साधा अपने हित में। आप देखिए कि आपके सामने चेहरे उसी 90 वर्ग के, ठीक, 90 वर्ग के चेहरे वही हैं, लेकिन पीछे से जो भूमिका है उसी जिसकी बात करते हैं कि जो 10% लोग हैं उनके पीछे से आज भूमिका है, और वो 90% भाग वाले तमाम लोग जो उनके दल में शामिल हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि वो खुद 90% के खिलाफ खड़ा है। तो कहीं न कहीं आपके 90% के भीतर से ही लोगों को उठाकर आपके खिलाफ खड़ा कर दिया गया। अब सवाल ये है कि जो समाजवादी दल है या जो पार्टियां संसोपा को ले लीजिए, उसके विरासत को जो पार्टियां संभाल रही है, तो वो पार्टियां इससे आखिर लड़े कैसे? बाबू जगदेव की अगर विरासत को आप आगे बढ़ाएं तो क्या आप इस नारे के साथ आगे बढ़ सकते हो? क्या सत्ता में साझेदारी इस नारे के साथ हो सकती है? तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये फेल हुआ है, और फेल होने में 2-3 कारणों को मैं बहुत अच्छे तरीके से
जिसको वो करूँगा, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में इसको जानना बहुत जरूरी है। खासकर ओबीसी की आप बात करेंगे कि जो 90% में आप देखेंगे कि एसटी, ओबीसी और एससी समुदाय पूरा कंप्लीट है, जिसकी बात जो है कि वो कर रहे थे बाबू जगदीश प्रसाद, जिसे कि अभी जयंत जी ने कहा कि अगर यहाँ पर लेनिन और मार्क्स भी होते तो वर्ग संघर्ष की बात करते तो 10 और 90 की बात करते, और कहीं न कहीं वो 90 के साथ खड़े होकर के और ये बात करते। ये जगदीश बाबू को बहुत चर्चित जो है की बात है। लेकिन सवाल सिर्फ और सिर्फ इस चीज का है कि जो 90% है वो भयानक तरीके से विभाजित है और उसको विभाजित कर दिया गया है। वो विभाजन को जो है कि तमाम सोशलिस्ट पार्टियां नहीं रोक पाई, या फिर जो अम्बेडकर के विचारों को मानने वाली जो पार्टियां हैं वो भी नहीं रोक पाई। तो जब तक ये जातियों का विभाजन रहेगा, जब तक 90 का विभाजन रहेगा, तब तक सैद्धांतिक राजनीति की परिकल्पना निर्मूल है। कोई भी सैद्धांतिक राजनीति, विचारों पर आधारित राजनीति इस देश में संभव नहीं है जब तक 90 में विभाजन। मुस्लिम कम्युनिटी को भी जो है कि उसी के अंदर रखते हैं, ठीक है, इस चीज को एकदम जानना पड़ेगा। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी पे जब सवाल उठाया जाए तो जनसंघ के खिलाफ उन्होंने आर्टिकल लिखे, भाषण दिए जगदीश बाबू ने, और जो मुसलमानों पे संदेह जिस तरीके से व्यक्त किया जाता है उसको लेकर के जो उनका कोटेशन है वो बहुत ही शानदार है कि मुस्लिम अस्मिता पर जो लोग सवाल खड़ा करते हैं उनके खिलाफ कैसे उन्होंने सवाल खड़ा किया। तो कहीं न कहीं वो माइनॉरिटी को लेकर के, और जो है कि जो 90% आबादी की बात है जिसमें ओबीसी, एससी सभी समुदाय आते हैं, उनको एक साथ संगठित होकर लड़ने की बात करते थे, उनको अधिकार की बात करते थे। लेकिन ये बिखराव, और बिखराव कोई आपको बता दें कि ये बिखराव इस तरीके से नहीं आया जिस तरीके से मुझे लगता है कि अंग्रेजों ने यहाँ के ब्राह्मणवाद से एक सीख ली थी कि इस देश पर शासन कैसे करना है। इतने साल का शासन कैसे करेंगे, तो हो सकता है कि इस देश की सामाजिक संरचना में सामाजिक संरचना में जो अपने सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग थे, उनसे उन्होंने कुछ ग्रहण किया होगा। इस देश को इतने भागों में तोड़ दो, ठीक है, तो जैसे जातियों का विभाजन हुआ, एक जाति दूसरे से ऊपर है, एक जाति दूसरे से नीचे है, इतना सामाजिक विभाजन है कि वो कभी आपस में जुड़ ही नहीं। यहाँ तक कि आप एक समुदाय के बीच, खासकर आप एक जाति के भीतर तमाम प्रकार के जातियां हैं। जैसे आप यादव की बात करेंगे तो बिहार और यूपी में इतना विभाजन है कि उसकी आप बात नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं उन्होंने इतने तरीके से बाँटा आपको कि वो एकजुटता जो 90% की है, वो जातियों के भीतर जाति का विभाजन है, और तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वो विभाजन जो है कि कभी आप पाट नहीं पाए, और वो विभाजन सामाजिक रूप से अगर नहीं पाटा जा सकता तो राजनीतिक रूप से एकजुटता जो आप 90 के अधिकार के लिए एकजुट होकर खड़ा हो पाएगा, ये संभव ही नहीं है। मंडल कमीशन आंदोलन के दौर में आप बात करेंगे तो उस समय भी ओबीसी जातियों के ही बहुत सारे लोग उस मंडल कमीशन आंदोलन के खिलाफ जो है काम कर रहे थे। ये ऐतिहासिक साक्ष्य है, ठीक है, कि उसमें ऐसे-ऐसे मतलब के नाम भी, जबकि दलित समुदाय ने जो है कि मंडल कमीशन आंदोलन के समय जो है किस तरह से ओबीसी के साथ, ये भी ऐतिहासिक चीज है। तो सवाल कंट्राडिक्शन हमेशा रहा है और ये नहीं दूर होगा, क्योंकि ये अंग्रेजों ने जैसे एक उदाहरण दे रहा था, मैं भूल गया। जब उन्होंने देखा कि समाज को बांट कर ही इस पर राज किया जा सकता है, और अपने वर्चस्व को कायम किया जा सकता है, तब उन्होंने ये आजमाया कि फूट डालो और राज करो, और वहीं से सांप्रदायिकता की उत्पत्ति होती है। और किस तरीके से सरकारी नौकरियों में जो है, जो अरबी और का जो वो था तो उसको उन्होंने हटवाया, और मुस्लिम किस तरह सरकारी नौकरियों में संख्या उनकी कम हो गई अंग्रेजों के जमाने में। तो फिर उसको लेकर के किस तरीके से अलग-अलग शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जाने लगे, और अंग्रेजों ने धीरे-धीरे अपना बीज जो है कि स्थापित किया, और कैसे विभाजन का पूरा कार्य। तो यहाँ के लोगों से उन्होंने सीखा। फूट डालो राज करो की जो नीति थी, वो अंग्रेजों की नीति नहीं है। जो लोग कहते हैं कि अंग्रेजों की नीति, एकदम गलत बात है। वो तो यहाँ के वनवाद और यहाँ के ब्राह्मणवादी ताकतों से उन्होंने इस चीज को सीखा था कि कैसे समाज को इतने भागों में बांट दो कि ये कभी एकजुट हो ही नहीं पाए। तो हम बार-बार इस नारे को जब देखते हैं कि वो जो 90 है और 10 का जो विभाजन है, वो 90 कब, मतलब कैसे कहूँ, 90 इतना भाग में टूटा हुआ है, इतना भाग में बिखरा हुआ है कि कोई राजनीतिक पार्टी के बूते की बात नहीं है कि उसको एक साथ संगठित करके और उसके पूरे वोट बैंक बना करके चुनाव लड़ जाएगी और उस सत्ता में हिस्सेदारी करेगी। इसलिए
जब व्यवहारिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जो आपके सामने शक्ति जिसे आप लड़ने की बात करते हैं, सत्ता से टकराने की बात करते हैं, जो कि पूंजीवाद से उन्माद के गठजोड़ भयानक इतना हो चुका है देश में कि उससे जब लड़ने की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको समाजवादी सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है। और इस तरीके के लूप होल या इस तरीके के मतलब सामाजिक समझौते या राजनीतिक समझौते जब ये पार्टियां करती हैं, तो कहा जाता है कि ये जगदेव बाबू के विचारों से मतलब कि धीरे-धीरे इधर-उधर बिखर रही है। इसका उदाहरण आप आरजेडी से ले सकते हैं, सपा से ले सकते हैं, सभी जगहों पे सब ये दिखता है कि वैचारिक बिखराव कभी-कभी दिखने लगता है। तो ये सब चीजें हैं, तो कहीं न कहीं इसको व्यावहारिक स्तर पे जब आप देखना शुरू करेंगे, तब समझ में आएगा कि ये चीज़ तब तक प्रतिफलित नहीं हो पाएँगे जगदेव बाबू के विचारों को, जब तक ये बिखराव बना रहेगा। मेरा ये मानना है। जी। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये संदर्भ बहुत व्यापक है कि इस तरीके के तमाम सारे अंतर्विरोधों को समझा जाए और उनको लेकर जो हमारी अपनी समझदारी है ख़ास तौर से उसको बढ़ाया जाए और उसको कार्यरूप में ले आया जाए। मैं बार-बार देखता हूँ कि उत्तर भारत एक ऐसी जगह है जहाँ एक बहुत राजनीतिक क्रांति कई बार हुई और माने कम से कम 90 के बाद जो मंडल का जो दौर आया, उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गईं, बहुत प्रतिक्रियाएँ स्पष्ट हो गईं, कौन आपके विरोध में बोलेगा, कौन जो है आपके साथ है। दूसरी चीज़ जाति अस्मिताओं का भी एक दौर आया है अभी। जैसे एक जाति का जो व्यक्ति है, दूसरी जाति के किसी नेता को वो अपना नेता नहीं मानता। तो इस तरीके से जातियों के बीच से भी चीज़ें आई और एक जो एक ये था कि कौन हमारे लिए काम कर रहा है। जैसे पिछड़ों में मैं देखता हूँ बीपी सिंह की जयंती पर वो उनको ज़्यादा तरजीह नहीं देते, जो बहुत महत्व नहीं देते। वो अपनी वाल पर लिखते भी कम है, कोई-कोई लोग लिखता है जो कि उसकी व्यापकता को समझता है। तो एक जो जिसको जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल बार-बार आता है कि इतना बड़ा राजनीतिक उभार जो है उत्तर भारत में हुआ, पिछले 30 वर्षों से तो ये चीज प्रक्रिया चल रही है, प्रतिक्रियावाद और क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं वो दोनों साथ-साथ चल रही हैं और एक तरह से जो इधर से जो उभार आ रहा है और जो सामाजिक न्याय की ताकत बढ़ रही है उसको उसको पकड़ने, उसको जकड़ने और उसको खत्म करने के लिए पूरा का पूरा पूंजीवाद और मनुवाद अपने साथ जो है लगा हुआ है। लेकिन एक सवाल बार-बार उठता है कि इतने बड़े-बड़े लोग हमारे उत्तर भारत में हुए, लेकिन सामाजिक संगठन के तौर पर कोई ऐसी आवाज ही नहीं है जो कम से कम इन तमाम सारी जो राजनीतिक पार्टियों के लिए उनकी आलोचना कर सके, पहली चीज तो यही है। और उनके एजेंडे को लेकर वो अपना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो उसका हो, जिसको लागू करे। मैं जयंत से ये बात जानना चाहूंगा कि वो इस विषय पर क्या सोचते हैं, किस तरीके से सामाजिक आंदोलन को की जरूरत है और कैसे उसको मजबूत किया जा सकता है। दरअसल जो लोग राजनीति में हैं उनको थोड़ी सी उदारता के साथ मास को लीड करने का नजरिया, उसकी सलाहियत विकसित करनी चाहिए। इस बात का थोड़ा सा अभाव मैं देखता हूं। जरा सी आलोचना अगर आप कर दें या कोई सामाजिक संगठन कर दे जो आपकी सियासत की हिमायत में खड़ा है, जो आपका हित चाहता है, समाज और देश के लिए कुछ सोचता है और उस तरह के कुछ एजेंडे आपके सामने रखता है और बहुत काम करके आपके सामने वो सारे के सारे कागजात, सारे तथ्य, आपको भी बहुत कुछ नहीं करना होता, आपके लिए ही बेसिकली वो काम कर रहा होता है। लेकिन किसी मुद्दे पर जाहिर सी बात है राजनीति की अपनी कुछ बाध्यता है, राजनीतिक दलों का कुछ कंपल्सन है, उसमें अगर वो कुछ क्रिटिकल होते हैं तो फिर आप पूरी तरह से उनको अपना विरोधी मान लेते हैं और उस संस्था को ही नेस्त नाबूद करने पर लग जाते हैं। और ये बात किसी भी बौद्धिक कर्म में रत लीन आदमी को अच्छा नहीं लगेगा, लगना भी नहीं चाहिए। वो कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता। और इस बात को जो कोई पार्टी, जो कोई नेता समझ गया है, वो ऐसे लोगों को पलकों पे बिठा के रखता है। एक आध लोगों का नाम तो आप पटना में देख सकते हैं। वो उस दल के लिए, उस पार्टी के लिए जिस तरह से काम करता है, उसकी जो
इज्जत, और ये आप कांग्रेस की हुकूमत में देख सकते हैं। पूरी की पूरी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिस रेजिम में कायम हुई, जिस परिकल्पना के साथ उसको स्थापित किया गया, जान रहे थे कि देश भर के वामपंथी विचारकों, एकेडमिक को लाकर वहां पर ये बढ़िया ढंग से वहां पर शोध होता रहा। कांग्रेस सरकार की आलोचना भी होती रही, और कई तरह से वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह भी, उसी में से बहुत सारे प्रोफेसर्स थे जो सरकार के लिए काम करते थे। यूपीए 1 के दौरान भी आप देख लें, भादुड़ी से लेके तमाम लोग उसमें लगे हुए रहते थे। इससे कुछ देश हित में काम हो जाता है। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि भाई वो सामाजिक संस्था, वो संस्थान, वो शोध संस्थान आपके प्रवक्ता की तरह काम करेगा, तो फिर तो ये बहुत ही अनैतिक किस्म की अपेक्षा है, और ये ज्यादती है उन लोगों पर। तो यहां हम चूकते हैं। हम एकदम से लगता है कि हम अदावत ही कर बैठते हैं। वो सामने वाले लोग जो थोड़ा मुखर होके वो आपसे नाइतफाकी जाहिर करते हैं, उनको एकदम आप एलियनेट करके चलना चाहते हैं, क्रश कर देना चाहते हैं। और कुछ तो बड़े दिलचस्प मैंने कह लें कि अनुभव हुए हैं। अब उसको इस मंच से मैं आपको क्या बताऊं, बाद में आप सुनील जी से बात कर लीजिएगा। कि मतलब ये लगता है कि भाई हमारे विरोधियों से, भाई आपका, हमारे विरोधियों के बीच आपका उठना बैठना। कौन विरोधी, किस बात को लेकर? वो आपके हितचिंतक हैं, वो चाहते हैं कि कुछ समाजवाद की दिशा में आगे बढ़े, वेलफेयर स्टेट थोड़ा मजबूत हो सके, आपकी भूमिका थोड़ी और गहरी हो सके राष्ट्र निर्माण में। इसलिए कई बार वो, हाँ ये जरूर है कि कुछ ऐसे संस्थान भी खड़े होते हैं जो वो शल्य की तरह काम करते हैं। वो आपके हर अच्छे काम में भी कुछ न कुछ नुक्स निकाल बैठते हैं। मुझको तनकीद भली लगती है, आप तो हद से गुजर जाते हैं। तो कुछ इस तरह के भी आलोचक हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि इस तरह की सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक संगठन उत्तर भारत में इतने बड़े उभार के बाद भी क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो उसकी कुछ वजहें यही हैं। आप बिल्कुल चाहते हैं कि आपके अनुगामी, अनुयायी ही नहीं, आपके एकदम फ्लैटरर की तरह लोग बात करें। ये संभव नहीं हो सकता है। और इस बात को वो लोग समझेंगे जो इस रास्ते से गुजरे हैं या कुछ पुरखों के कामकाज पर दृष्टि डाल लेंगे। जैसे कर्पूरी जी को इन सब लोगों से बैर नहीं होता था, वो चाहते थे कि लोग आए। अभी क्या है कि भाई आप लोग जाओ जाओ जाओ, यहां से जाओ, और कर्पूरी जी के समय में आओ आओ आओ, तो वो वेलकम करते थे ऐसे लोगों को। इस तरह का कोई नया विचार अगर जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सके सरकार में। जगदेव आप खुद भी इस संदर्भ में सुनील भी कुछ कह रहे थे, और मैं एक सवाल उनसे आखिर में ये पूछूंगा कि जब चीजें देखिए इस क्रिटिकल पोजीशन में पहुंची हुई है, ऐसा है कि अभी हमारी भूमिकाएं ये नहीं है कि कल शुरू होंगी, अभी शुरू करने का समय है। और बिखरा हुआ है सब कुछ, जो है विचार बिखरे हुए हैं, स्थितियां बिखरी हुई हैं, लोग बिखरे हुए हैं, और उनको संयोजित करने की जरूरत अभी है। ये भूमिका ऐतिहासिक रूप से हमारे कंधों पर है। एक तो ये सवाल है, लेकिन वो कुछ कह रहे थे इस विषय में कि सामाजिक संस्थाओं की जो एक एक तरह से कोई सामाजिक संस्था यहाँ नहीं है जो राजनीतिक विजन के साथ काम कर रही हो, और जिसकी उपस्थिति हमको इस उम्मीद के साथ भरती हो कि नहीं, अभी अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। सुनील क्या कह रहे थे आप? देखिए, इस संदर्भ में साफ तरीके से कहना है कि मैं कोई बात कहता हूँ चाहे लिखता हूँ, उसमें कोई दुराव छिपाव नहीं रहता। न तो मैं किसी पार्टी या किसी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ कि मुझे डर है कि पार्टी के लोग मुझे इस तरीके से ट्रीट करेंगे। ये सच्चाई है कि दक्षिण पंथ की जो पार्टियां हैं, दक्षिण पंथ के जो बुद्धिजीवी, वो अपने बुद्धिजीवियों को पहचानते हैं, ठीक ना, उन्हें सम्मान देते हैं। और नियुक्तियां, जब से दक्षिण पंथ की केंद्र में सरकारें हैं या स्टेट में सरकारें हैं, उन्होंने अपने लोगों को चुन चुन करके नियुक्तियां किया। और तमाम ऐसे लड़के जो गांव से निकल करके अपने पैसे से दिल्ली जैसे शहरों में, इलाहाबाद जैसे शहरों में या तमाम छोटे छोटे जगहों पर पढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालय में पहली बार पहुंच पाए,
वो जिन पार्टियों के लिए लिखते पढ़ते रहे, बोलते रहे, सामाजिक एजेंडे पर काम करते रहे, चाहे आरक्षण का सवाल हो, चाहे सोशल जस्टिस का सवाल में तमाम सारे मुद्दे हैं, सेकुलरिज्म का मुद्दा है, उन सारी चीजों पर लिखते रहे, उनकी एकेडमिक हत्याएं की जाती रही ऊपर के वर्गों के द्वारा, विश्वविद्यालयों में घुसने का मौका नहीं दिया जाता रहा। ठीक है, तो वो लोगों ने खुद इस चीज को झेला है, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल सपोर्ट जो है कि नहीं है युवाओं के, और ये दर्द है इस चीज का। तो आप देखिए, सरकारें कई कई बार आई और गई, लेकिन मुझे लगता है कि एकेडमिक स्तर पर जो मेहनत करनी चाहिए थी, अपने लोगों को आज एकेडमिक सिस्टम में आप बैठाए होते, विश्वविद्यालय में बैठाए होते, तो वो लोग बोलते, ठीक जिस तरीके से लोग पहचान पहचान करके लोगों को बैठाया जा रहा है या बैठाया गया इससे पहले। तो सवाल इसी चीज का है कि जो बोलता है अपने रिस्क पर बोलता है, और उनकी भी एकेडमिक हत्याएं हो जाती है, विश्वविद्यालय में मतलब घुसने तक नहीं दिया जाता। समझ रहे ना जो मैं बात बोलना चाहता हूँ, ये बहुत ही गंभीर बात है। आप जो पार्टी इतने दिनों से अगर आज मजबूत तौर पे उभर कर आई है शासन सत्ता व्यवस्था में, तो उसकी सांस्कृतिक संगठन है, उसका शैक्षणिक संगठन का अलग जो है चीजें देखता है कि किसको शिक्षण संस्थानों में भेजना है, कौन हमारे काम का बुद्धिजीवी, उसको कैसे प्रमोट करना है, तो सारा सिस्टम है उनका काम कर रहा है। यहाँ पर तो आप बंधुआ मजदूर बन करके आपको रहना है, आप अपनी पूंजी को लगा करके, आप अपना समय खर्च करके, सब कुछ खर्च करके भी अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसी अगर अगर किसी एजेंडे को लेकर के आप किसी पार्टी की, जो सोशलिस्ट पार्टियां उसकी आलोचना कर देते हैं, तो हो सकता है कि उन्हीं में से कुछ आ करके आपको दलाल और भड़वा टाइप, इस तरह गाली टाइप शब्द भी मतलब उपयोग करने लगे आपके लिए, ठीक है, प्रयोग करने लगे। ये व्यक्तिगत तौर पे मैं बता रहा हूँ कि ये होते रहे हैं। तो ऐसे में होता क्या है, मामला इसी चीज का है कि जब तक आप अपने एकेडमिशियन को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप अपने बौद्धिक तबके को नहीं पहचानेंगे, तब तक जो है कि आप कोई सांस्कृतिक टीम की या कल्चरल तौर पर आप कोई सपोर्ट करे, बौद्धिक तौर पर कोई सपोर्ट करे, इसकी परिकल्पना आप नहीं कर सकते। हर व्यक्ति जो ये सोशलिस्ट पार्टी को सपोर्टर है, वो गांव से निकल कर आता है, उसके पास कोई बैकअप नहीं है, वो अपने रिस्क पे जो कर रहा है। ये बातें भी लोगों को समझना चाहिए, जो तथाकथित पार्टियां हैं, जो जिनसे इनके लिखने पढ़ने से बोलने से लाभ होता है, उनको कम से कम इस बात को समझना चाहिए। दूसरी जो एक खास और बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बात है कि मैं देखता हूँ कि कोई भी जो है कि राजनीतिक दल हो, तथाकथित कोई कोई भी उस राजनीतिक दल को आप ले सकते हैं, कभी इस पे फोकस ही नहीं हुआ कि एक बौद्धिक प्रकोष्ठ बनाया जाए। समाजवादी पार्टी का बौद्धिक प्रकोष्ठ है, उसमें कौन सी जातियों के लोग हैं, इसको मुझे इस चुनाव के समय में नहीं कह सकता। ठीक है, सब लोग उस बात को जानते हैं। बौद्धिक होने का मतलब है एक वर्ग विशेष है, और वो वर्ग विशेष ही बौद्धिक होता है, और वही बौद्धिक प्रकोष्ठ में रह सकता है, वही सुझाव दे सकता है, सलाह दे सकता है। बाकी एक बंधुआ मजदूर की स्थिति है बुद्धिजीवी की। तीसरी जो यानी सबसे आप महत्वपूर्ण बात है, बस अंत में समाप्त करेंगे, कि एक दौर था जिस दौर में ये तमाम सोशलिस्ट पार्टियां राजनीति कर रही थी। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया आया, ये कहना जो है कि एक तरह से कह सकते हैं कि बहुजन वर्ग के लिए या तमाम बुद्धिजीवियों के लिए एक बहुत ही उसका था कि सोशल मीडिया आया कम से कम। नहीं तो एक वर्ग ही उस मीडिया में, अखबारों में आर्टिकल लिखता था, चाहे लालू जी के खिलाफ, चाहे मुलायम सिंह यादव के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ, या इस पूरे एजेंडे के खिलाफ उनकी एजेंडा सेटिंग होती थी, उसके खिलाफ बहुत कम लोग बोलने वाले थे। लेकिन आज शिक्षण संस्थानों से लेकर तमाम जगहों पर जो युवा उभर करके आए हैं, वो कम से कम इन सारे जो सातिर हरकतें हैं, इसका विरोध करते हैं, अपने स्तर पे जगह जगह आर्टिकल लिखते हैं, इस पर बोलते हैं, किताबें लिखते हैं, उनको स्थापित करते हैं कि हमारे लोगों के खिलाफ जो आपने अब तक रचा है, जो आपने साजिशें रची है, उसको हम बेनकाब करके रहेंगे। ठीक है, उसको हम खोल करके रहेंगे। अब वो चीजें नहीं चल सकती। ठीक है, तो ये चीजें भी युवा वर्ग ने किया, जिसको सपोर्ट की जरूरत है। शुक्रिया। एक मैंने अपने अनुभव से ये देखा है कि पिछड़े वर्गों की, दलितों में तो खास तौर से एक राजनीतिक चेतना इतनी है कि वो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आत्मा अभिव्यक्ति की किसी उस पर जा रहे हैं। पिछड़ों की स्थिति यह है कि वे
लिखने पढ़ने और सोचने विचारने की प्रक्रिया को, बौद्धिक कर्म को बहुत तरजीह नहीं दे पा रहे हैं। इसके पीछे उनका प्रोत्साहन है। जब प्रोत्साहन नहीं मिलता तो नेतृत्व भी नहीं पैदा होता और लोग आगे नहीं जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो बात अभी रखी है और इस तरफ शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि सामाजिक संस्थाएं हमारी अगर मजबूत नहीं है, अगर कोई ऐसी एक शोध संस्था भी नहीं है जिसको कहा जाए कि अगर हमको मंडल पर पूरा उत्तर मंडल जो व्यवहार है भारतीय समाज का एक दूसरे के प्रति, उसकी एक गहरा विश्लेषण करते हुए एक पुस्तिका लिखनी हो, तो शायद हमारे पास उस तरह के मटेरियल की कोई एक खास जगह नहीं होगी। मैंने उसको ढूंढने के लिए आपको मैंने कम से कम, अगर आप वास्तव में ईमानदारी से शोध करेंगे तो आपको कई बरस लगाना पड़ेगा विभिन्न जगहों पर जाके। तो हमारे पास रिसोर्स सेंटर नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जगदेव प्रसाद की महत्ता इस बात में है कि हम आज अपने प्रबुद्ध जो क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, उसका किस तरीके से उपयोग करते हैं, खासतौर से जहां कुछ नहीं है। क्योंकि जिन आदर्शों को लेकर वो चले, वो आदर्श तिरोहित किए जा रहे हैं, उन आदर्शों पर बात नहीं की जाती। कभी भाषण में भले ही कहा जाता हो, लेकिन अब राजनीति जोड़ तोड़ और समीकरण की राजनीति तक सीमित होती जा रही है। और मुझे लग रहा है कि ये प्राइवेट लिमिटेड जो पीटी बुर्जुआ की का जो वो है तरीका, वह तरीका जनता से राजनीति को दूर कर रहा है। और राजनीति आराम से जन विरोधी हो जाती है। कोई उसको, आप उसकी आलोचना करते हैं, फिर 5 साल के बाद जनता उगती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है और उसको हटा के दूसरा आ जाता है। लेकिन बेसिक चरित्र में फर्क नहीं है। मैं समझता हूँ उस बेसिक चरित्र में फर्क करने की और पैदा करने की जरूरत है। और ये समय ऐसा है जब हमको इस भूमिका में उतरने की जरूरत है। आप लोग यहाँ आए, बातचीत की आपने बाबू जगदेव प्रसाद के बहाने हमारे समकालीन सवालों पर। सुनील, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जयंत, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जल्दी ही हम लोग मिलेंगे। नमस्कार।